आज हम एक महापुरुष का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। नाम सब जान ही चुके स्वामी विवेकानंद, और इस उपलक्ष्य में हम युवा दिवस भी मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु में दुनिया को त्याग गए थे, और स्वामी विवेकानंद जो है उनकी प्रसिद्धि 1893 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में जो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें उद्बोधन के बाद वो अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे। और वहां उनका जो उद्बोधन शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ये जो शब्द सुने उसके बाद लगभग कई मिनटों तक तालियां बजती रही, क्योंकि अमेरिका में लोगों को वो अंदर वो जो भ्रातृत्व था कि सारे अमेरिका वासियों को एक भारतीय भाई और बहन कह रहा है, उन लोगों में उतनी शिष्टता नहीं थी कि वो सारे एक पराये देश के नागरिक को भी अपना भाई मान ले। लेकिन हमारी संस्कृति में ये चीज थी। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, तो वो केवल एक धर्म के पोषक बनकर नहीं गए थे, एक धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं गए थे, वो संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने गए थे। और यदि हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को देखें तो उनके विचारों में हमें समाजवाद नजर आएगा, उनके विचारों में हमें मानववाद नजर आएगा, उनके विचारों में हमें अध्यात्म नजर आएगा, उनके विचारों में हमें लक्ष्य के प्रति समर्पण का भाव नजर आएगा, उनके विचारों में हमें सहिष्णुता नजर आएगी, उनके विचारों में हमें धर्मनिष्ठता नजर आएगी, उनके विचारों में हमें दरिद्र नारायण की अवधारणा नजर आएगी, और उनके विचारों में हमें अस्पृश्यता के खिलाफ बुलंद आवाज नजर आएगी, उनके विचारों में हमें जातिवाद की खिलाफत नजर आएगी। ऐसे महापुरुष ने इस देश में जन्म लिया, और उस व्यक्ति ने तब अमेरिका में अपना उद्बोधन समाप्त किया। उसके बाद वहां के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि हम कितने मूर्ख हैं, इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी व्यक्ति के देश में हम धर्म प्रचारकों को भेज रहे हैं, ये केवल और केवल हमारी मूर्खता है। तो इस तरीके से उन्होंने अमेरिका को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया। और बाद में जब हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को देखते तो उनके विचारों में जो मानववाद नजर आता है, वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया को वहां ले जाना चाहता हूं जहां न वेद है, न कुरान है, न बाइबिल है। तो ऐसे मानवतावादी विचारक, उन्होंने कहा था ईश्वर, वो ईश्वर को मानते थे, मां काली के भक्त थे, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। और जब उनके मन में संशय पैदा हुआ कि मैं मूर्ति पूजा में गुरुदेव कैसे विश्वास कर लूं, आप मां काली के पुजारी हैं, मैं आपको गुरु मानता हूं और मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, पर मेरे मन में एक संशय है कि आप इस माता की पूजा करते हैं, मैं कैसे इनको देवी मान लूं। तो उस गुरु का त्याग और तपस्या देखिए, उस गुरु ने रात में, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मां काली के साक्षात दर्शन करवाए थे स्वामी विवेकानंद को। तो हम जब कहते हैं कि मूर्ति पूजा ये होती है, मूर्ति पूजा होती है, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन यदि आपको वो अच्छा लगे तो जरूर आपको वो चीज अपनानी चाहिए। दुनिया में आपको तरह तरह के विचार मिलेंगे, एक ही व्यक्ति दो तरह के विचार प्रकट करेगा कभी कभी, तो हमें वहां अपनी बुद्धि का उपयोग करना है और उस विचार को आत्मसात करना है। ठीक है ना। एक तरफ हमारे सामने स्वामी दयानंद सरस्वती नजर आते हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे सामने स्वामी विवेकानंद है जो मूर्ति पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। आपका मन क्या कहता है? आप वहां स्वामी विवेकानंद के साथ जाना चाहते हैं तो वहां जाइए, आप स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ जाना चाहते हैं तो वहां जाइए। हर व्यक्ति के जो अच्छे विचार है उन्हें ग्रहण कीजिए, बुरे विचारों को आप ग्रहण करें आवश्यक नहीं है। और आप मेरी हर बात से सहमत हो यह भी आवश्यक नहीं है, और मैं आपकी हर बात से सहमत हूं यह भी आवश्यक नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की अवधारणा के तहत कहा था कि मैं ईश्वर को मानता हूं, किंतु मेरा ईश्वर एक है। मेरा ईश्वर प्रत्येक गरीब मानव है, मेरा ईश्वर प्रत्येक पीड़ित मानव है, मेरा ईश्वर प्रत्येक शोषित मानव है, मेरा ईश्वर प्रत्येक वह व्यक्ति है जो एक रोटी के निवाले के लिए तरस रहा है। क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि मैं उस व्यक्ति की सेवा करूंगा तभी ईश्वर मेरी ओर दृष्टि रखेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो गरीब तबका रहता है, आपके आसपास जो वंचित तबका रहता है, उसे हेयता की दृष्टि से नहीं देखना है। वो भी हमारे ही बंधु है, हमारे ही बांधव है, और उन्हें आगे बढ़ने में हमें मदद करनी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक देश के लाखों लोग भूखे व अज्ञानी है, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत से शिक्षा ग्रहण की और अब उनकी परवाह नहीं करते। आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया हूं, गुरुजन
अध्यापक, प्रिंसिपल बन गए, हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है कि हम बन गए हैं, अब दूसरों को बनने के लिए प्रेरित करें, हमारी तरफ से दूसरों को आगे बढ़ने के लिए मदद की जाए, चाहे वो मदद मोटिवेशन के रूप में हो, चाहे हम सामर्थ्यवान हो तो वो मदद आर्थिक भी हो सकती है, और शिक्षा दान करके भी हम मदद कर सकते हैं। तो इन बातों को अपने जहन में रखना। महापुरुष की जयंती मनाना ही काफी नहीं होता है, उनके विचारों को कुछ हद तक ग्रहण भी करना होता है, तभी उस महापुरुष की जयंती मनाना सार्थक होगा। तो मैं यहां केवल बोलने के लिए नहीं आया, मैं आपसे ये उम्मीद लेकर के आया हूं कि मैं जो कहूंगा, स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है, हमारे गुरुजनों ने जो कहा है, उसका कुछ हिस्सा, मैं ये नहीं कहता कि 100% हम ग्रहण कर लें, कुछ हिस्सा हम अपने जीवन में उतारें। हमारी कुछ बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों का त्याग करें, और जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आज ही तय कर लीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आज ही तय कर लीजिए कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आज ही तय कर लीजिए कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और उस लक्ष्य को तय करके उसी को अपने जहन में रखो, दिन रात उसी के बारे में सोचो। जिस तरह हमारी नाड़ियों में रक्त बहता है, उसी तरह हमारी नाड़ियों में वो विचार ही बहे। जब तक हम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर ले, तब तक हमें दूसरे लक्ष्य की ओर नजर भी नहीं रखनी है। क्योंकि कहा जाता है कि एक ही चौखट पर सर झुके तो सुकून मिलता है, भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि आप 2 खरगोशों के पीछे भागोगे तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाओगे, एक इस दिशा में चला जाएगा, एक इस दिशा में चला जाएगा, और सीधे भागते रह जाओगे। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य को तय करना है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुट जाना है। परिस्थितियां विपरीत आएंगी, हमारे भी जीवन में आई, गुरुजनों के जीवन में भी आए, और आपके जीवन में भी आएंगी। कोई चांदी की चम्मच लेके हर व्यक्ति पैदा नहीं होता, ना आप लेकर के पैदा हुए, ना हम लेकर के पैदा हुए। आज आपके साथ के जो विद्यार्थी है, वो कोई न्यूयॉर्क में पढ़ रहा है, कोई सेंट पॉल में पढ़ रहा है, कोई लियो में पढ़ रहा है, ठीक है ना। आपके मन में ये विचार आते होंगे कि इतनी बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, भविष्य में हमारी इनकी प्रतिस्पर्धा होगी। आना चाहिए, विचार अच्छा है, आना चाहिए, जहन में ऐसे विचार आने चाहिए कि भविष्य में हमारी प्रतिस्पर्धा किसके साथ होगी। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। किरको करके कांतड़ा हिरण किसा की खाए, किरको करके कंतड़ा हिरण किसा घी खाए, आंख बटू के लू बके घोड़ा आगल जाए। मतलब बात यह है कि जंगल में दौड़ते उस हिरण को देखिए, वो कौन सा घी खाता है। उसे खाने के लिए आंख, अपन वागड़ी में कहते हो आंखड़िया, उसे खाने के लिए आंख और पीने के लिए गुरु के घर पर थपेड़े मिलते हैं, फिर भी वो आत्मबल के दम पर उस घोड़े को पीछे पछाड़ देता है। जो घोड़ा अपने मालिक के द्वारा क्या क्या लाया गया, क्या क्या चीजें नहीं खाता, उस घोड़े को भी वो पछाड़ देता है, वो हिरण। क्योंकि वो बचपन से सीखता है विपरीत परिस्थितियों से कैसे जूझना है, कैसे आगे बढ़ना। उसका आत्मबल वो बचपन से मजबूत कर देता है। तो हमें भी अपने आत्मबल को आज मजबूत करना, और ये प्रण लेना है कि जो आज न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं, आज लियो में पढ़ रहे हैं, आज सेंट पॉल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हम पछाड़ेंगे, और अपनी मेहनत के दम पर पछाड़ेंगे, पेपर ला करके नहीं। पूरे होशो हवास में आज ये अपने आप में प्रण ले लेना है कि हम उन बच्चों को पछाड़ेंगे और अपनी मेहनत के दम पर पछाड़ेंगे। उस हिरण से आत्मबल सीखिए, इस बात को हमें जहन में रखना है। क्योंकि देखो, हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, ईश्वर उन्हीं को विपरीत परिस्थितियां देता है जिनके अंदर उन विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करके आगे बढ़ने का सामर्थ्य होता है। मुकद्दर उनके ऊंचे अलावा भक्त होते हैं, मुकद्दर जिनके ऊंचे अलावा भक्त होते हैं, जिंदगी में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। आगे कहूंगा मैं कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आगे कुछ शब्द देखो, जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है, तो अंदर होना चाहिए दृढ़ निश्चय। एक लक्ष्य को निर्धारित करो, उस लक्ष्य को पाने के लिए योजना बनाओ। उस योजना को बनाते समय अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। उस आत्मविश्वास को जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले, तब तक संजो करके रखिए। उसके बाद निरंतरता रखिए और अच्छी संगति रखिए। जीवन में संगति का बहुत महत्व होता है। तो अच्छे दोस्त रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक वे में ले, न कि इंस्टाग्राम पे हाय हेलो करने में, न कि फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के लाइक और
कमेंट करने में, इन चीजों में अपना जीवन यदि आपने अभी से खपा दिया तो ये मान लीजिए कि आप पतन की राह पर अग्रसर है। यदि आप में से किसी के मोबाइल में यदि आज फेसबुक इंस्टॉल है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो पतन की ओर अग्रसर है। यदि आप में से किसी के मोबाइल में इंस्टाग्राम है तो आप ये मान लीजिए कि आप पतन की राह पर अग्रसर है, क्योंकि आपका विद्यार्थी जीवन है, आपको आगे बढ़ना है। वो चीजें क्या इंस्टाग्राम से आपको क्या मिल रहा है बताओ मुझे, जिससे आप आगे बढ़ पाओ। लाइक कमेंट कुछ नहीं रखा इन चीजों में। अभी आपको ये चीजें इंस्टॉल भी नहीं करनी अपने मोबाइल, और मैं तो कहता हूं मोबाइल रखना भी नहीं है। आपके पास ये ज्ञान के पुंज बैठे हुए, इनसे जितना हो सके उतना लीजिए। मोबाइल से कई गुना ज्यादा ज्ञान है इन गुरुजनों के पास, कईयों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। इनके विचारों को, इनसे शिक्षा ग्रहण कीजिए। आपको इंस्टाग्राम फेसबुक की कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर भी लग चुकी है तो आज ये प्रण लीजिए कि हाँ, मैं दिन में केवल 1 घंटा, शाम को 6 से 7, 7 से 8, कोई भी 1 घंटा है वो केवल मोबाइल को देखूंगा, उसके अलावा मोबाइल को नहीं देखूंगा। आप आज कितने इंटेलिजेंट है, आने वाला भविष्य है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप मोबाइल का कितना कम उपयोग करते हो इसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर है। आप मोबाइल का कम उपयोग करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, वरना एक औसत दर्जे से भी निचले दर्जे का विद्यार्थी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को पछाड़ देता है। यदि इंटेलिजेंट व्यक्ति मोबाइल में फंस गया और औसत दर्जे के व्यक्ति ने मोबाइल के बिना किताबों का सहारा लेकर शने मेहनत करना जारी रखा, तो निसंदेह गारंटी के साथ कहता हूं कि उस इंटेलिजेंट व्यक्ति से वो साधारण सा बच्चा एक दिन आगे होगा। और हम आपके सामने ऐसे उदाहरण कई पेश कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि आप ये सोचते हो कि विपरीत परिस्थितियां हैं, हमारे पिताजी तो किसान है, हमारे पिताजी तो मजदूरी करते हैं, है ना, हमारे पिताजी तो सर दूध बेचने का काम करते हैं। हम भी कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं है, हम बिल्कुल साधारण परिवार से। मैं भी बचपन में था तो मेरी भी माँ माथे पर घास लाती थी, मेरे भी पिताजी खेतों में पानी पिलाते थे, मेरे भी पिताजी अपन वो धान की फसल करते हैं ना तो गेड़ते हैं, अपने वागड़ी की तरह गेड़वा जाता है, तो गेड़ने का काम करते थे। मेरे भी पिताजी मेरे खेतों में करते थे। परिस्थितियां विपरीत होंगी, हमें उन परिस्थितियों से संघर्ष करना। जब वो पिता खेती कर रहा है, मां घास ला रही है, तो उस वक्त प्रण लेना है कि मैं आने वाले 10-15 सालों में अपने जीवन को ऐसा बना दूंगा कि जो मां आज घास ला रही है यहां रख करके वो एक ट्रैक्टर में घास लाएगी। जो पिताजी आज खेती कर रहे हैं उनको थोड़ा जीवन दूंगा आरामदायक। आज से 15 साल पहले की बात है, मेरा ननियाल कहीं दूर नहीं, आपका पास का ही गाँव है दशहरापाड़ा, पास में ही मेरा ननियाल है। टामटिया रोड पे उतरता था मैं मेरी माँ के साथ, जब बचपन में दशहरापाड़ा मामा जी के वहां आता था। और टामटिया रोड से दशहरापाड़ा लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, वो चल करके आता था माँ के साथ। वो संघर्ष भी देखा है, उस संघर्ष की प्रेरणा भी ली है, और संघर्ष से प्रेरणा लेते लेते आज यहाँ तक पहुंचे। और आज माँ को आना पड़ता है मामा के वहां, तो एक छोटी सी कार में माँ को लेके आता हूँ, क्योंकि उस माँ ने ये सब कुछ किसके लिए किया। वो घास किसके लिए लाती थी, वो मेरे लिए लाती थी। तो मेरा नैतिक दायित्व बनता था कि उस माँ को आगे का जीवन में आरामदायक दूं। तो आपका भी ये नैतिक दायित्व बनता है। आज आपके माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, किसी के माता पिता मिल में जा रहे हैं, किसी के सब्जी बेच रहे हैं, किसी के दूसरे की दुकान पे काम कर रहे हैं, किसी की खेती कर रहे हैं, किसी के दूध बेच रहे हैं, तो वो आपके लिए कर रहे हैं। और आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि 15 साल बाद कुछ बन करके आप उन्हें एक आरामदायक जिंदगी प्रदान करें। उनका यौवन तो संघर्ष में बीत गया, पर बुढ़ापा तो कम से कम उन्हें हम सुनहरा दें, बुढ़ापा तो हम कम से कम उन्हें आरामदायक दें। आज मेरे पिताजी का नाम अखबार में आया, उनको कितना अच्छा लग रहा होगा कि मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन किया, और आज मेरा नाम बेटे की वजह से अखबार में आया। तो ये संभव है, और आपसे भी ये उम्मीद की जा सकती है। इन चीजों का हमें बिल्कुल जीवन में उतारना है। माता पिता के त्याग का सम्मान करना है, गुरुजनों का सम्मान बहुत आवश्यक है। आज हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं, तो केवल स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। विवेकानंद को तैयार करने में ये ध्यान बहुत बढ़िया है ना, ऐसे ध्यान भटकाते रहो। हाँ सुनो, विवेकानंद का जो व्यक्तित्व है उसको निखारने में उनके गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आपके सामने ये गुरुजन है, उन्हीं में से किसी को रामकृष्ण परमहंस बनाओ अपना, और जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करो और लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करो। गुरुजन आपको कटु वचन भी कहेंगे, हमें भी कहे हैं, उस वक्त हमें भी बुरे लगते थे, आज आपको भी बुरे लगेंगे, पर यथार्थ यही है कि वो आज जो कह रहे हैं वो आप सुनहरे भविष्य के लिए कह रहे हैं। तो गुरुजन की कटु बातों को
अन्यथा नहीं लेना है, उसे जीवन में उतारना है। वो इसलिए आपसे कटु वचन कह रहे हैं कि आप सही राह पर चले, आप आगे बढ़े और भविष्य में इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। मोबाइल सोशल मीडिया के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो मोबाइल से नियत दूरी बना करके रखें। कहने को मैं ये भी कह सकता था कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करो, यूट्यूब पर वीडियो देखो अच्छे। मेरे को पता है कि यूट्यूब आपको पकड़ा दिया गया तो 1 घंटे अच्छी वीडियो देखोगे और 2 घंटे बेकार देखोगे। इसलिए कह रहा हूं कि मोबाइल से जितनी दूरी बना करके रखोगे ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अभी पुस्तकों के सहारे अपने जीवन को बनाने का प्रयास कीजिए। एक वक्त आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। उस वक्त आपके हाथ में मोबाइल होगा भी सही ना, तो आप वही देखोगे जो आपके लिए अच्छा है। तो उस परिपक्वता के समय तक आने तक के लिए मोबाइल का त्याग कर दीजिए। बहुत फायदे में रहेंगे, बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। एक दूसरी चीज ये होती है कि हमारा क्या होता है, यहाँ पर बच्चा 10वीं पास होता है, 65% 60% बन गया, क्या लेना है, साइंस। क्यों, कुछ भी नहीं पता है, बस साइंस लेनी है। हमारा 100% बढ़िया એટલે साइंस लग रहा है। इस दिशा में नहीं जाना है। मैं मेरा बता देता हूं, मैंने साइंस केवल मुझमें देखो बता दिया, साधारण परिवार से हूं, बहुत ज्यादा लोग समझाने वाले थे नहीं, तो दोस्तों ने साइंस ले ली तो मैंने भी साइंस ले ली उनके पीछे। 11वीं जैसे तैसे पास हो लिए, 12वीं में आया तो फिजिक्स में सप्लीमेंट ली। फिजिक्स सारी रात पढ़ के जाता था, सारी रात लगता था सुबह तक सारा याद है, पूरा का पूरा याद है मेरे को। और जाकर के अंदर लिखता ना, कुछ भी नहीं याद। टीचर ने मेरे को शतरंज दिए थे 10 में से 10, ठीक है ना, और मैं लाया था 90 में से 8। ये यथार्थ है, मैं लाया था 90 में से 8। तो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा, कौन सा विषय हमारे लिए बेहतर है, किस विषय में हम बेहतर कर पाएंगे, उसके बाद विषय का चयन करना है। ना कि ये देखकर कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे मित्र क्या कर रहे हैं। उसके और आपके माइंड में अंतर है। आप अपने माइंड को पहचानो, उसके बाद तय कीजिए कि आपको कौन सा विषय लेना है। आर्ट्स कोई ऐसा विषय नहीं है। मेरा आर्ट्स, मैंने 12वीं फिजिक्स में सप्लीमेंट ली, दूसरी बार एडमिशन लेने गया तो एडमिशन नहीं दिया। फिर आर्ट्स करके जैसे आर्ट्स से पास, और आर्ट्स के पास रुचि जगी आर्ट्स के सब्जेक्टों में, तो आज असिस्टेंट प्रोफेसर पद तक पहुंच गए। तो आर्ट्स में ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, इसमें तो बहुत से टीचर है जो अधिकांश आर्ट्स के ही है ना। तो साइंस में ही भविष्य बेहतर है ऐसा नहीं है। आर्ट्स में साइंस की अपेक्षा स्कोप ज्यादा है। आईएएस बनना चाहते हो यदि आप, तो आईएएस में ज्यादातर हिस्सा है वो आर्ट्स के सब्जेक्टों का है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो साइंस से भी बन सकते हो और आर्ट्स से भी बन सकते हो, और तुलनात्मक रूप से आर्ट्स के पद ज्यादा आते हैं। आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हो, आप जब वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी को देखिएगा, सबसे ज्यादा पद आपको हिंदी के नजर आएंगे। हिंदी साइंस का विषय है क्या, आर्ट्स का ही है ना। आप सेकेंड ग्रेड बनना चाहोगे, आप वैकेंसी देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा पोस्ट हिंदी की नजर आएगी, सामाजिक की नजर आएगी, साइंस की अपेक्षा ज्यादा नजर आएगी, इंग्लिश की नजर आएगी। साइंस की अपेक्षा आप देखो अभी टीएसपी में 3rd ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, आप देखोगे सबसे ज्यादा पोस्ट टीएसपी में किसकी है, इंग्लिश की। मगर हम दौड़ेंगे कहा, साइंस, आर्ट्स। और फिर जो साइंस में बहुत ब्रिलियंट बच्चे वो तो निकल लेंगे, हम औसत दर्जे के थे, हमें पढ़ना क्या चाहिए था, हम पढ़ क्या बैठे हैं, और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो विषय का चयन बहुत बहुत और बहुत सोच समझ करके करना है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का फैसला है। और यदि सही समय पर आपने सही निर्णय नहीं लिया तो आपको जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को पहचान। और मैं तो कहता हूं ना, आपको 10वीं के बाद कौन सा विषय लेना है, आप अपने गणित, विज्ञान और सामाजिक और हिंदी के जो विषय अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं ना, उनसे पूछिए, क्योंकि वो आपको पढ़ा रहे हैं और वो आपको, आप जितना आप जानते हो खुद को उतना ही वो भी आपको जानते हैं। वो समझ लेंगे आपको कि आपके लिए कौन सा विषय बढ़िया है, क्योंकि आपकी कॉपियां वो चेक करते हैं। आप ईयरली की कॉपियां आपकी वो चेक करते हैं, ईयरली की कॉपियां वो चेक करते हैं, 1st, 2nd और 3rd टेस्ट की कॉपियां वो आपकी चेक करते हैं। बोर्ड में तो 12th की बोर्ड में चेक होगी, पर 11th की तो चेक करते ही। तो आप किस विषय में बेहतर है, 10th में आप किस विषय में बेहतर है, वो टीचर भी आप जितना आप अपने को जानते हो उससे थोड़ा ज्यादा ही जानते हैं, कम से कम इस मामले में। तो विषय चयन सोच समझ करके करना है। इसमें से कई विद्यार्थी 10th में होंगे,
आज से 4 महीने बाद आपको केवल विषय का चयन नहीं करना है, आपको आपके भविष्य निर्माण का चयन करना है कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या बनना है। वो आज से 4 महीने बाद आपको तय करना है, 4-6 महीनों बाद जुलाई में जब आप 11th में एडमिशन लेने जाएंगे तब। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कि युवा दिवस है, तो युवा दिवस में देखो हमें इस समाज का निर्माण, जातिवाद से मुक्त समाज का निर्माण करना है। एक धारणा नहीं बना लेनी है कि इस जाति के व्यक्ति तो ऐसे ही होते, हर जाति में अच्छे व्यक्ति होते हैं और हमें उन अच्छे व्यक्तियों से अच्छी चीजें ग्रहण करनी है। धारणा बना करके किसी जाति विशेष का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी धारणा मन में नहीं लानी है। आज आप कितने अच्छे से मिल करके बैठे हो, बस कोई जाति का मतलब नहीं, केवल हम विद्यार्थी हैं। यहाँ जो गुरु आता है उसकी जाति और धर्म केवल गुरु है, और यहाँ जो विद्यार्थी आता है उसका जन्म और उसका धर्म, उसकी जाति केवल और केवल क्या है, विद्यार्थी है। इस बात को आज आपके दिमाग में है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप मिलकर के बैठे हो। तो ये जब हम बड़े हो जाए तब भी यही दिमाग में रहना चाहिए कि इस जाति के, इसको किनारे रखो, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए जातिवाद से मुक्त समाज का निर्माण करो। और उसके लिए ये बातें जहन में नहीं लानी कि ये इस जाति का, ये उस जाति का, ऐसे विचारों का परित्याग करना है। कम से कम सार्वजनिक जीवन में तो करना है। कभी भी किसी जाति विशेष के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं करनी है। हमारे यहाँ पर आजकल माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आता है, उसमें कहीं न कहीं हमारी आपकी भाषा शैली जिम्मेदार है। तो शब्दों का चयन सोच समझ करके करना है। कभी भी अनर्गल टिप्पणी किसी जाति का नाम लेकर के नहीं करनी, क्योंकि हर जाति में अच्छे तत्व मौजूद होते हैं और हमें उन अच्छे तत्वों से प्रेरणा लेनी है। हमारा कोई शब्द उस अच्छे इंसान को भी बुरा बनने के लिए मजबूर न कर दे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कहूंगा कि सुनहरे भारत के भविष्य के लिए, निर्माण के लिए हमें देशभक्ति भगत सिंह जैसी लानी है, कर्मठता हमें कृष्ण और कलाम जैसी लानी है, अध्यात्म हमें स्वामी विवेकानंद जैसा लाना है, और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने का जो जज्बा है वो अम्बेडकर जी से लाना है। हो सकते हैं हम किसी के विचारों से सहमत नहीं, लेकिन हर चीज को कहने का एक साधारण सा तरीका होता है, संवैधानिक दायरे में रहकर। ऐसे नहीं कि पत्थर उठा लिए, है ना, अनर्गल भाषाएं बोलने लगे। ये हमारी संस्कृति रही ही नहीं। हम भगवान राम, कृष्ण और महावीर की धरा के लोग हैं। तो हमारा एक एक शब्द है वो पवित्र होना चाहिए, एक एक शब्द है वो दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने वाला होना चाहिए। इन बातों को जहन में उतारना है। ये मैं केवल बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल कर चला जाऊं और आप यहीं पर समाप्त, ऐसा नहीं। 2 बातें ही सही पर कम से कम ग्रहण करनी है, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करनी है। लक्ष्य के पाने के लिए प्रयास करेंगे। आज आपने किसी को बोल दिया ना, मैंने तो आज लक्ष्य निर्धारित कर दिया, मैं तो डॉक्टर बनूंगी, तो हंसने वाले भी मिलेंगे, है ना, मिलते हैं, हर तरीके के लोग मिलते हैं। यदि हमने तय कर लिया कि मैं तो IAS बनूंगा तो हंसने वाले भी मिलेंगे। आप 2 प्रयास IAS के देंगे, आपकी असफलता पर हंसने वाले भी मिलेंगे, आपको हतोत्साहित करने वाले भी मिलेंगे, आपकी असफलताओं पर ठहाके लगाने वाले लोग भी मिलेंगे। घबराना नहीं, मिलेंगे, हमें भी मिले, आपको भी मिलेंगे। और ये प्रकृति का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। हमारे प्रशंसक भी होते हैं, हमारे आलोचक भी होते हैं। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब भी हमें कोई हतोत्साहित करने की कोशिश करे, जब भी कोई हमारी असफलता का जश्न मनाए, तो हमें उनसे उलझना नहीं है, अपनी मेहनत को बढ़ाना है, अपनी मेहनत में निरंतरता लानी है और मन में अपने आप से कहना है कि बस कुछ देर की खामोशी है, कि बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर होगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आया। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दशहरा गांवड़ी के प्राचार्य प्रधानाचार्य श्री गिरीश जी सर, आदरणीय पूंजीलाल जी यादव सर एवं इस विद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए तमाम गुरुजनों, अध्यापिकाओं एवं प्रत्येक विद्यार्थी का हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया और इस उम्मीद के साथ कि हमने, गुरुजी ने, आदरणीय देवेश जी सर ने जो कुछ भी कहा उसका कुछ हिस्सा ही सही पर अपने जीवन में उतारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।